नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी का जो आपका पाठ है खेलों का महत्व, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 6ठी से लेकर के +2 तक मैंने लगभग सिलेबस करवा दिया है। अंतिम दौर में है हम, बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस आपका बाकी है। अभी हम व्याकरण भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए पढ़ते हैं खेलों का महत्व। खेल का अर्थ है हिलना डुलना, अर्थात गति करना। तो खेलों का मतलब क्या है भाई? हिलना डुलना और गति करना। अतः शरीर के व्यायाम हेतु खेल कूद का विशेष महत्व। विभिन्न खेल शरीर की गति को नियम में बांधने से ही अस्तित्व में आए हैं। आदिकाल से लोग खेलों का लेते चले आ रहे हैं। अतः खेल की सामान्य परिभाषा नीचे दी गई है, यानी नियमों के अधीन कोई शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। तो खेल किसे कहते हैं? नियमों के अधीन कोई शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। अधिकतर खेलों के लिए 2 अथवा 2 से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। खेलों को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है: अकेले खेले जाने वाले खेल और टीम के रूप में खेले जाने वाले खेल। तो खेल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के भाई। पहला, कुछ खेल ऐसे हैं जिनको हम अकेले खेल सकते हैं। इसके अलावा कुछ खेल ऐसे भी हैं जो टीम के द्वारा खेले जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के अनेक खेल हैं जो इसमें से किसी भी वर्ग में नहीं आते। नन्हे उन्हें सामान्य खेल कूद का नाम दिया जाता है। खेल कूद से शरीर फुर्तीला बनता है, साथ ही इसे बल भी मिलता है। इसी कारण खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बच्चे के शरीर तथा मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, यानी उचित विकास है वो नहीं हो पाता। यानी बच्चों के लिए खेल की बहुत बड़ी महत्ता है, जरूरत है। इस तथ्य को आदिकाल से ही मानव समाज ने समझ लिया था। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में गुरुजन शिष्यों बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें शारीरिक व्यायाम वाले खेलों का भी अभ्यास करवाते थे। यानी विद्यार्थियों पहले है ना, गुरुकुल में पढ़ते थे बच्चे, वहाँ अध्ययन के साथ साथ और कौशल भी सिखाए जाते थे, खेल भी सिखाए जाते थे। इन्हीं खेलों में युद्ध कलाएं भी सम्मिलित थी। वास्तव में शारीरिक व्यायाम का आरंभ स्वास्थ्य शिक्षा के रूप से 700 ईस्वी पूर्व यूनान में हो गया था। तो खेलों का वही जो है शुरुआत कब हुई थी? 700 वर्ष ईस्वी पूर्व। और कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी। तो याद रखना ये, यदि आगे प्रश्नों में आ जाए तो खेलों का आरंभ कब हुआ? 700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? यूनान में हुआ। स्थान स्थान पर किशोरों तथा युवा लड़कों के लिए व्यायामशालाएं बनवा दी गई, जहां उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी। वही युवक बड़े होकर सैनिक बनते थे। इन व्यायामशालाओं में उन्हें
थाली की आकृति की एक वस्तु फेंकने का अभ्यास भी करवाया जाता था। इस वस्तु को डिस्कस कहा जाता है। यानी भाई थाली के आकार की जो फेंकने की वस्तु उसको क्या कहा जाता है? डिस्कस। इस खेल को डिस्कस थ्रो कहते हैं। इन युवकों को भाला फेंकने की कला की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त दौड़ लगाने, शारीरिक ड्रिल करने तथा छलांग लगाने की भी पूरी जानकारी प्रदान की जाती थी। 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी के विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित भाग बना दिए गए। तो पाठ्यक्रम का नियमित भाग कब बनाए भाई? 18वीं सदी में। और कहाँ से शुरू किए? ये शुरू किए जर्मनी के विद्यालयों से। इनको स्वास्थ्य शिक्षा का नाम दिया गया। कुछ ही समय में इंग्लैंड तथा स्वीडन विद्यालयों में भी स्वास्थ्य शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा के अनिवार्य खेल के रूप में आरंभ हो गया। फलतः यानी परिणाम स्वरूप अन्य विषयों के अध्यापन के मध्य 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम की भी विभिन्न गतिविधियां करवाई जाने लगी। जिस तरह से आजकल हमारे विद्यालयों में भी आपका जो फिजिकल एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा का जो विषय है वो पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को कुछ देर के लिए खिलाया जा सके और उनका दिमाग है फिर से एक बार स्फूर्ति और नई ताजगी को प्रदान कर जाए। इससे बौद्धिक विकास ज्यादा होता है। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा को विद्यालय में के समस्त पाठ्यक्रमों का एक अविच्छिन्न अंग बना दिया गया। इसके फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न होकर के शारीरिक विकास भी इसका अंग बन गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों के नन्हे छात्रों के लिए विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए। इससे शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक था। साथ ही शिशुओं की शारीरिक जो है गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के माध्यमिक कक्षाओं में आने पर उनके लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियों, खेल, टीम खेलों, प्रमोद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। फलतः वे दौड़, छलांग, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जौहर दिखाने लगे। उन्हें शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर करके सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भाग लेने में समर्थ हो गए। तो देखिए, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे खेलों का आकार है वो भी बढ़ता जाता है और फिर छात्र जो हैं खेलों के क्षेत्र में अपना जौहर दिखाने में समर्थ हो जाते हैं, यानी उनकी ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यालयों को बड़े बड़े खेलों की उपांगिक गतिविधियों की शिक्षा भी दी जाने लगी। जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, उपांगिक होता है यानी अंगों के द्वारा, शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा अलग अलग जो है ना खेल खेलना, उपांगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे छलांग, संतुलन, फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जोर दिखाने लगे। उन्हें शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में अपना जौहर दिखाने में समर्थ हो गए।
आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यालयों को बड़े बड़े खेलों की उपांगिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी, जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी पर की दौड़ तथा लंबी ऊंची छलांग आदि। किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों की ओर पहुंचने के समय पर तक विद्यार्थी स्वयं बड़े-बड़े खेलों में भाग लेने के योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेल को जीतने की रणनीतियों को खोज करना उनके लिए सर्वथा संभव तथा सुगम हो गया। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेज के स्तर तक पहुंचने तथा विद्यार्थी शारीरिक स्वस्थता तथा तनाव नियंत्रण की कलाएं भी सीख पाने में प्रवीण होने लगे तथा श्रांति और क्लांति से जूझ करके विजय पा लेने का गुण उनमें आ जाता था। हाँ जना, स्वाभाविक सी बात हो गई थी। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षक के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना तथा विश्व स्तर पर नाम पैदा करना कोई कठिन समस्या न रही। यानी जो विद्यार्थियों खेलने के इच्छुक होते हैं ना, तो स्कूलों में उन्हें सामान्य तौर पर खिलाया जाता है, लेकिन जिन विद्यार्थियों में खेलने की ललक ज़्यादा होती है तो उन्हें स्पेशल प्रशिक्षक, जिसको हम कोच कहते हैं, कोच के पास छोड़ करके अलग से उस खेल की उसे शिक्षा दी जाती है और उस खेल में वह पारंगत हो जाता है और उच्च स्तर तक वह एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। और फिर क्या होता है, वह विश्व स्तर पर अपना नाम कमाता है। जैसे हॉकी है, फुटबॉल, मलयुद्ध यानी कुश्ती, टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग तथा क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षक के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो किन किन खेलों के लिए शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है? जैसे फुटबॉल खेलना है, कुश्ती लड़ना है, टेनिस खेलना है, हैंडबॉल खेलना है, स्केटिंग करना है या क्रिकेट खेलना है, ये कोच के द्वारा अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं। आजकल विद्यालय स्तर पर खेलोत्सव की अपनी ही महत्ता है, अपना ही महत्व है। एक ही विद्यालय की टीमों या किसी क्षेत्र के एकाधिक विद्यालयों को आयोजित खेल प्रतियोगिता अपने अपने प्रांत के लिए मंजे हुए खिलाड़ी उत्पन्न करती है। यानी जब आपस में 2-3-4 स्कूल आपस में प्रतियोगिताएं करवाते हैं, तो उन प्रतियोगिताओं में कुछ खिलाड़ी जो होते हैं ना भाई, वो बिल्कुल मंझ करके यानी कि पारंगतता को हासिल कर लेते हैं। प्रांतों के खिलाड़ियों से राष्ट्रीय टीमों का चयन किया जाता है। तो राष्ट्रीय टीमों का चयन कहाँ होता है भाई? प्रांतों के खिलाड़ियों से। ये टीमें विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं तथा बड़े बड़े कप तथा ट्रॉफियां जीत करके अपने देश का सम्मान बढ़ाती हैं। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि खेलों का महत्व बौद्धिक सफलताओं से किसी प्रकार कम नहीं है। बौद्धिक क्षेत्र में चमकने वाले सितारे साहित्य, विज्ञान, खगोल, विद्या आदि क्षेत्रों में अपना जौहर दिखाते हैं। खेल जगत के सितारे खेल के मैदान और युद्ध के क्षेत्र में सत्य कहा गया है। अधिकतर युद्ध है वो खेल के मैदान में ही जीते जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपका आज का जो लेसन है वो पढ़ लिया है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको करवाएंगे इस पाठ का अभ्यास। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। देखिए, ये आपका अभ्यास है, अगले वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, बने रहना तब तक। वीडियो अच्छा लगता है तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और नए हैं तो भाई कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।